स्टूडेंट। आज मैं क्लास 10th को साहित्य सागर में से भेड़े और भेड़िए चैप्टर पढ़ाऊंगी, जो कि लेखक हरिशंकर प्रसाई का है। ये लेखक जो हैं वो उन्होंने बहुत सारी राजनीतिक और सामाजिक तमाम तरीके की समस्याओं को हास्य और व्यंग के रूप में बताया है। भेड़े और भेड़िए चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर में राजनीति को बताया गया है कि किस तरीके से हमारे मंत्री जो हैं वो जब चुनाव जीत जाते हैं तो किए हुए सारे वादे भूल जाते हैं। और यहाँ पर उन्होंने लेखक ने यही बताने की कोशिश की है। यहाँ पर 3 चीज़ें सबसे मेन हैं और ये चीज़ें जो हैं वो आपको बताने वाली हैं कि यहाँ पर 3 चीज़ें जो कि भेड़े हैं वो यहाँ पर क्या है, जनता का प्रतीक है। भेड़िए जो हैं वो यहाँ पर नेताओं का प्रतीक है और यहाँ पर जो सियार हैं वो चापलूस लोगों का प्रतीक है जो नेताओं के आगे पीछे घूमते रहते हैं। और यहाँ पर पूरी कहानी प्रतीकात्मकता के रूप में दी गई है। पूरी कहानी में प्रतीकात्मकता है, अर्थात प्रतीकात्मकता का मतलब ये होता है जिस तरीके से हम कभी किसी के बारे में बात करना चाहते हैं और उसको हम डायरेक्ट बात ना करके बल्कि हम किसी दूसरे का सहारा लेकर उससे बात करते हैं। तो इस तरीके से ये भेड़े और भेड़िए कहानी जो है वो नेताओं से संबंधित कहानी है, लेकिन इसमें एक जंगल के बारे में बताया गया है कि जंगल में पशु और पक्षी जो होते हैं वो किस तरीके से उन अपने समाज में क्या करना चाहते हैं, प्रजातंत्र शासन लाना चाहते हैं। और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि प्रजातंत्र शासन वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि प्रजातंत्र शासन सबसे अच्छा शासन कहलाता है। यहाँ पर जनता का शासन होता है और इसीलिए वहाँ पशु समाज में भी लोग ये चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, हमें प्रजातंत्र शासन अपनाना चाहिए। देखते हैं, हम इसको आगे पढ़ते हैं। और इस कहानी में ये दिया गया है, एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो वन में यानी कि जंगल में रहने वाले जो पशु पक्षी थे उनको ये लगा कि हम जो है अब इतने अच्छे स्तर पर पहुंच गए हैं कि हमें एक अच्छी शासन व्यवस्था को अपनाना चाहिए। और एक मत से ये तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। और सभी लोग जो हैं उन्होंने ये तय किया, पशु ने ये तय किया कि हमारे जंगल में, वन प्रदेश में अर्थात हमारे जंगल में प्रजातंत्र जो है उसकी स्थापना हो। एक एक पशु पक्षी इस बात पर राजी हो गया कि हमारे जंगल में प्रजातंत्र शासन होना चाहिए। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई और सारे के सारे पशु जो समाज था उसमें सब के सब जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उन्होंने कहा कि अब हमारे समाज में क्या होगा, प्रजातंत्र शासन आएगा। सब हम लोग जो हैं एक दूसरे का सहयोग करेंगे, प्रेम से रहेंगे और सब जो है आनंदित होंगे। और इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा खुश थे और कि सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया और वह आया। और अब वो ये सोचने लगे थे कि अब हम लोग जो है सब सुखी हो जाएंगे, सब जो है हमारे समाज में क्या होगी, खुशहाली होगी और सुरक्षा, हम एक दूसरे की सुरक्षा जो है वो कर सकेंगे। कोई किसी को मारेगा नहीं, कोई किसी को ऐसी मार के खाएगा नहीं। इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि ये स्वर्ण युग जो है वो हमारे समाज में आया है। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं उसमें भेड़ें बहुत ही निहायत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को फूंक फूंक कर खाता है। और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि यहाँ जहाँ पर हम इस जंगल में जब पहुँचते हैं, लेखक बताते हैं कि इस जंगल में भेड़ें जो हैं वो बहुत ही नेक थी और ईमानदार थी, कोमल थी, विनयी थी, दयालु और निर्दोष पशु थी।
जो घास भी जो थी फूक फूक कर खाती थी, अर्थात घास को भी बड़े चुन चुन कर खाया करती थी। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा, हम अपनी प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे। भेड़ें सोचने लगी कि हमारे जो है संख्या बहुत ज़्यादा है, हम जो हैं वो जंगल में सबसे ज़्यादा है संख्या में, और वो सोचने लगी कि अब जब हम संख्या में ज़्यादा हैं तो हमारा ही कोई प्रतिनिधि बनेगा, हम ही अपने में से एक जन को चुनेंगे, क्योंकि हम संख्या में ज़्यादा हैं, चुनाव में हमारी ही जो है वो जीत होगी। और वो कहते हैं कि हमारे में से ही कोई नेता बनेगा, और क्या होगा कि हम अपने अनुसार क्या करेंगे, कानून बनवाएंगे। कोई जीवधारी किसी को ना सताए ना मारे, सब जिए और जीने दें। और वो क्या सोचने लगे कि हम ये कानून बनवाएंगे कि कोई भी पशु किसी को ना मारे और ना सताए, और क्या है, सब जिए और जीने दें। सब क्या है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, सब जिए और दूसरे को भी जीने दें। शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। और वो ये सोचने लगे कि अब क्या होगा कि सब में शांति रहेगी, सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे, बंधुत्व यानी कि भाईचारे के ऊपर समाज हमारा आधारित होगा। इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आया। अब भेड़िए बहुत परेशान होने लगे, क्योंकि भेड़िए संख्या में कम थे और वो बहुत परेशान होने लगे। वो सोचने लगे कि अब हमारा संकट का समय आ गया है। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा। वो सोचने लगे कि भेड़ें तो संख्या में बहुत ज़्यादा हैं, तो अब क्या होगा कि वो ही उन्हीं में से क्या होगा, कोई ना कोई प्रतिनिधि चुना जाएगा। अब अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को ना मारे तो हम खाएंगे क्या। अब उनके सामने एक सवाल आया कि उन्होंने अगर ये कानून बनवा दिया भेड़ों ने कि कोई किसी पशु को ना मारे तो हम क्या खाएंगे, हमारे लिए तो बहुत संकट पैदा हो जाएगा। क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा, तो क्या हम घास खाएंगे, क्योंकि भेड़िए होते हैं वो मांसाहारी होते हैं और वो मांस ही खाते हैं। तो वो कहने लगे हमें भी क्या भेड़ों की तरह घास खानी पड़ेगी। ज्यों ज्यों चुनाव समीप आता भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता, और जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आ रहा था और भेड़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। ज्यों ज्यों चुनाव समीप आता भेड़ियों का दिल बैठता जाता, और जैसे जैसे चुनाव जो है नज़दीक आ रहा था और भेड़िए जो थे उनका जो है डर बढ़ता जा रहा था, उनका दिल जो है बैठा जा रहा था। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। बूढ़ा सियार जो था वो भेड़िए के पास गया। ये वही सियार है जो क्या है, चापलूस है, नेताओं के पीछे घूमने वाले चापलूस लोग। और वो कहते हैं कि सियार जो है भेड़िए के पास पहुंचा और कहने लगा, मालिक आप बहुत उदास रहते हैं, क्या बात है। हर भेड़िए के आसपास दो चार सियार रहते ही हैं, और ये हमेशा याद रखने वाली बात है कि जब कोई नेता होता है तो नेता के चारों ओर दो चार चमचे उसके ज़रूर होते हैं। इसी तरीके से ये भेड़िए हैं, और भेड़िए जो हैं वो नेताओं का प्रतीक है, तो उनके आगे पीछे ये सियार रूपी चमचे इधर उधर घूमते रहते हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कुतर कर खाते हैं, और जब भेड़िया जो है शिकार करके लाता है और अपना सारा की सारा जब मांस खत्म कर लेता है, अपना खाना खत्म कर लेता है, तो वो जो बचा कुचा हड्डियों में लगा हुआ मांस होता है वो सियार खाते हैं। आप सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर उन्होंने ये बताने की लेखक ने कोशिश की है कि जो नेता जो है जो कमाते हैं उल्टे सीधे कामों से, उसमें वो अपने चापलूस लोगों को जो उनके चमचे होते हैं उनको भी वो क्या करते हैं, बांटते हैं और हड्डियां चूसते हैं। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते चलते हैं, और ये क्या होता है, भेड़िए के आसपास दुम हिलाते चलते हैं, यानी कि उनका खाना जो है वो भेड़ियों से ही प्राप्त होता है, अर्थात इन चमचों का खाना नेताओं से ही प्राप्त होता है। इनको उनके द्वारा क्या होता है, इनको उनके द्वारा ही रुपए पैसे की उपलब्धि होती है।
उसकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ चिल्लाकर उनकी जय बोलते हैं और उनकी सेवा करते हैं। और क्या करते हैं, मौके बेमौके जब भी उनको थोड़ा सा भी मौका मिलता है तो वो क्या करते हैं, उनकी हुआ चिल्लाकर उनकी जय जयकार करते हैं। जिस प्रकार नेता की जय जयकार जो है वो कौन करते हैं, चमचे करते हैं, उसी तरीके से ये सरदार जो हैं वो भी भेड़ियों की जय जयकार करते हैं। आज मैं सिर्फ इतना ही आपको इस चैप्टर के बारे में बता रही हूँ। कल मैं इसके आगे आपको और बताऊंगी। धन्यवाद।